चलो आपका क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले a voltmeter of range 2 volt and resistance 300 ohms cannot be converted into an emitter of range. क्या आंसर होना चाहिए? सर ए 5 मिली एम्पियर। ए 5 मिली एम्पियर्स। कैसे पता लगा आपको? सर जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं वैल्यू तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आती है। रेजिस्टेंस नेगेटिव आती है। एक और बात, इस बात को नोट डाउन कर लें बेटा कि रेंज ऑफ एमिटर कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, इट कैन ओनली बी इंक्रीज्ड। ठीक है, रेंज ऑफ एमिटर कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, इट कैन ओनली बी इंक्रीज्ड। आपके पास एक कोई भी एमिटर हो तो आप उसकी रेंज को घटा नहीं सकते, आप उसकी रेंज को सिर्फ बढ़ा सकते हैं। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू मेजर अ लोअर रेंज। तो आप पहले इसकी रेंज फाइंड आउट कर लें कि इससे आप कितना करंट मेजर कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे भी एक इंडिकेशन ये भी है कि आर आपका नेगेटिव आ जाए। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। बेटा आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर। क्योंकि मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है अनस्टेबल कनेक्शन, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक ना लैग हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पर तो ठीक चल रहा है, लेकिन सिस्टम पर इट इज लैगिंग। अच्छा, तो 15th का आंसर होना चाहिए 5 मिली एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? In an emitter, 4% of the mains current is passing through a galvanometer. 4% of the mains current is passing through galvanometer. If the galvanometer is shunted with 5 ohm resistance, then resistance of galvanometer will be 120 ओम। 120 ohms. तो जब आप शंट का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो शंट का फॉर्मूला आपके पास क्या है? S is equals to Ig into G upon I minus Ig। ठीक है, तो उसने कहा 4% ऑफ द मेन्स करंट, यानी जितना टोटल करंट है उसका 4% इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो आप Ig को क्या लिख सकते हो? Ig को आप लिख सकते हो 4% ऑफ I into G upon I minus Ig। ठीक है, अब यहां पर उसने बोला कि शंट कितना लगाया? 5 ohms। ठीक है, तो S की वैल्यू यहां पर 5 है और Ig को यहां पर भी आप क्या लिख सकते हैं? 4% ऑफ I। तो I तो सॉल्व करके कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 5 is equals to I कॉमन निकाल लें, ऊपर से और नीचे से कैंसिल आउट होने के बाद बच जाएगा आपके पास 4/100 टाइम्स ऑफ G अपॉन 1 minus 4/100। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो G की, तो G की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सर हाँ जी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा आपसे, फ्लक्स क्या होता है? B डॉट A। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो B की यूनिट बतानी थी, सो आंसर इज टेस्ला। ठीक है, यस सर।
Next, question number 18. Newton meter per ampere is the unit of Newton meter So magnetic per ampere. induction. अब Newton meter per ampere का torque upon current है ना? Yes, sir. So torque upon current is what? अच्छा, इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख लो, ऐसे लिख लो इसको। न्यूटन क्या था? फोर्स। मीटर क्या है आपके पास? डिस्टेंस, यानी L अपॉन A इज इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए? A यानी कि करंट। So magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. Sir, magnetic induction. Magnetic induction. क्या रिलेशन बनाया बेटा आप लोगों ने इसका? अच्छा देखें जरा, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। सर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा तो सीधे। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। आप इसको L से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स और I से डिवाइड कर दें, तो फोर्स इनटू लेंथ अपॉन I, दिस बिकम्स B इनटू L स्क्वायर। L स्क्वायर मतलब एरिया, तो B इनटू A इज नथिंग बट फ्लक्स। So your answer is magnetic flux. ठीक है? Yes, sir. ठीक है अंजना? Yes, sir. Next, a moving electron enters normally into a uniform magnetic field. Its direction of motion will change, speed will increase, speed will decrease, velocity will remain the same. अब देखो, Sir, speed will increase. अब हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली एंटर करता है तो उसको सर्कुलर पाथ पर मूव करना चाहिए, ठीक है? तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यही होगा ना? Yes, sir. तो उसने कहा स्पीड विल इंक्रीज और स्पीड विल डिक्रीज, तो बी और सी तो हो नहीं सकते, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू डायरेक्शन, तो डी भी नहीं हो सकता, वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। तो करेक्ट आंसर इज ए। A. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a magnetic field acting along x-axis, Abhimanyu, Yes, sir. बेटा मैंने असाइनमेंट दिया था करने के लिए, उसके आंसर्स डिस्कस Yes, sir. ठीक है? हाँ, अभी हमने 15, 16, 17 और 18 के आंसर्स डिस्कस किए, 19 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अपना पेपर खोल लो। सर आपने इसमें 11th से मार्क क्वेश्चन नंबर, करा। हाँ बेटा, सो जो भी हमने डिस्कस करा उसमें आपने 11th से मार्क कराया। हाँ वो आपके पेपर पे 11 होगा ना, मैंने वो नहीं लिखा हुआ फिर। वेट करो, मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ। हाँ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th
ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 16th पे आ गए बेटा, ठीक है। 16th है जो न्यू नंबरिंग थी उसके अकॉर्डिंग 16th, वैसे आपका 20th क्वेश्चन। In a magnetic field acting along x-axis, a conductor carries a current along y-axis. ठीक है। The force experienced by the conductor is along, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, Yes, sir. ठीक है ना। तो कौन Yes, सा sir. रूल लगाएंगे, कैसे पता लगेगा आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, So z axis होगा कौन से पता लगाएंगे? तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट, तीनों के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड योर आंसर इज द नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। Question number 17th. For conversion of galvanometer into an ammeter, one should use, एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? low resistance parallel A low value of resistance in parallel. एमीटर बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, यानी शंट की वैल्यू आपके पास लो होनी चाहिए, ठीक है। yes sir क्वेश्चन नंबर 18 यानी आपका the time rate of work done by a magnetic field on a charged particle moving on helical path is, zero the time rate of work done, ये मतलब क्या हुआ इस बात का? टाइम रेट ऑफ वर्क डन, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद कितना वर्क होगा? the answer is 0. The time rate of work done by magnetic field on a charged particle moving on a helical path, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। Yes. और टाइम रेट की बात कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो? वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर हाँ एग्जैक्टली, F इंटू वी, ठीक है। सर वी तो चेंज कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर जब वो सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, ठीक है, तो वैसे पार क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और हेलिकल पाथ पे जाने के लिए जैसे ही उसका वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करने लगेगा तो थीटा 90 हो जाएगा और कॉस 90 क्या हो जाता है? 0। सो योर पार इज 0, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes. Next, in a certain region of space, electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other. An electron enters perpendicularly to both the fields and moves undeflected. The velocity of electron is, now this is the case of velocity selector, so velocity will be given by E by B. यानी आप यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे BQB को किसके साथ? Q into E के साथ, तो Q से Q कैंसिल आउट हुआ, so B is given by E by B, ठीक है। So this is your question number, ये 11 था, ये आपका नहीं 11 नहीं था, ये आपका था 12, ये था आपका 13, ये था आपका 14, and this one is your 19. Next, question number 20. A deuteron of kinetic energy 50 kilo electron volts. एक ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane. Radius दिया हुआ है 0.5 meter in a plane perpendicular to the magnetic field. ठीक है? The kinetic energy of the proton that describes a circular orbit of same radius and inside the same B is. अब ये ड्यूट्रॉन की दे रखी थी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है प्रोटॉन की, तो निकाल सकते हैं? Yes, sir. कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? अगर उसको डबल कर देंगे, किसको डबल कर देंगे? इसकी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को। फिर से बोलो। हम न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे ना प्रोटॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन की तो दे रखी है ना, हमें प्रोटॉन की निकालनी है। जैसे 100 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट्स हो जाएगी ना। हाँ, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, बिल्कुल ठीक बात है। काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ m b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है? b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। So this becomes 100 kilo electron volts. ठीक है? Next, current sensitivity of a galvanometer can be increased by decreasing टोरिजन कांस्टेंट के। हाँ देखो, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB is equals to K alpha. तो करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी अल्फा अपॉन I is equals to NAB अपॉन K. अब यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी अगर आपने बढ़ानी है तो K रिड्यूस करना पड़ेगा, बाकी ऑप्शंस चेक कर लें। बाय डिक्रीजिंग बोला उसने, ठीक है? तो एरिया डिक्रीज करने से तो घट जाएगी, आपको इंक्रीज करनी थी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने से भी घट जाएगी, और नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करने से भी घट जाएगी। तो K डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी अल्फा अपॉन I इंक्रीज करेगा, ठीक है? यस सर। Next, an electric current passes through a long straight copper wire at a distance of 5 centimeter from a straight wire. The magnetic field is B. The magnetic field at 20 centimeter from the straight wire would be. अब स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, होगा ना? यस सर। फॉर्मूला होगा B is equals to म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. तो फर्स्ट केस में दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r1, और सेकंड केस में दिस इज B2 is equals to म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r2. तो यहाँ पर भी B1 is inversely proportional to R1, B2 is inversely proportional to R2. दोनों की रेशो निकाल लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है? So your answer is B/4. ठीक है? नेक्स्ट, रिया क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. Next, question number 23. A wire in the form of a circular loop of 1 turn carrying a current produces magnetic induction B at the center. A wire is in the form of a circular loop carrying current of 1 turn
produces magnetic induction B at the center. If the same wire is looped into a coil of 2 turns and carries the same current, the new value of magnetic induction at the center is, करंट डबल हो गया और रेडियस क्या कर दिया उसने, हाफ. If the same wire is looped into a coil of 2 turns, अगर सिंगल टर्न के बजाय आप 2 टर्न्स ले लेते हैं तो इसका रेडियस हो जाएगा हाफ और नंबर ऑफ टर्न्स तो 2 हो गए तो करंट ट्वाइस हो गया. इसका मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो जानी चाहिए, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी 4 टाइम्स द इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, Yes, sir. क्लियर है ये बात? सर अगर हम 2 टर्न्स करेंगे तो ये मतलब रिंग से सोलेनॉइड ही बन जाएगा. बेटा देखो, नहीं सोलेनॉइड नहीं, उसने पहले भी हम लोग, अच्छा जो सोलेनॉइड होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई वो एक लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, लेकिन जब आप सिर्फ 2 ही टर्न्स ले रहे हो तो लेंथ इज नेग्लिजिबल. ठीक है ना, तो आप उसको सोलेनॉइड के बजाय सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, एक सर्कुलर लूप ऑफ 2 टर्न्स ओनली. Yes, sir. लेंथ तो बहुत ही छोटी रहेगी उसमें. तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास इसका होता है B is equals to mu naught I upon 2 2 है. ठीक है, तो न्यू केस के अंदर दिस बिकम्स B dash is equals to mu naught, वैसे जनरल फॉर्मूला होता है mu naught Ni upon 2R. पहले केस में नंबर ऑफ टर्न्स 1 थे, ठीक है, तो N 1 ही था यहाँ पर, लेकिन दूसरे केस में दिस बिकम्स mu naught 2I upon R कितना हो गया, हाफ हो गया, तो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ mu naught I upon 2R. ठीक है, so this will be 4 times of B. Next, question number 24. A circular coil of radius A carries an electric current. The magnetic field due to the coil at a point on the axis of the coil located at a distance R from the center of the coil such that R is much greater than A. अब केस ये है, आपके पास ये एक मैग्नेटिक ये करंट कैरिंग लूप है और इसका रेडियस है आपके पास A और डिस्टेंस जहां पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो कितना है R. अब आपको पता है कि इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल 3/2. यही होता है ना? Yes, sir. Now in this case उसने ये कहा कि आपका जो R है that is much larger than A, तो आप A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, so this becomes B is inversely proportional to R cube. हो जाएगा? Yes, sir. सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर A बहुत छोटा है R से तो एज अ पॉइंट ऑब्जेक्टिव बिहेव करेगा. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं. तो इससे पर फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा. फॉर्मूले में फिर बेटा आपको कंसीडर तो इसको एक लूप की तरीके से करना ही पड़ेगा ना. आपको जो उसने केस दिया है वो तो एक एक्सियल लाइन का ही केस दिया है, सो यू हैव टू डू इट विद द एक्सियल लाइन केस ना. अदरवाइज अगर आप उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है, तो फिर वो एक सिंगल पोल की तरह से एग्जिस्ट करेगा. सिंगल पोल की तरह से एग्जिस्ट करेगा इट मींस कि आप यहाँ पर ये नहीं मान रहे कि भाई करंट, और सिंगल पॉइंट अगर होगा तो पॉइंट पे आप करंट का फ्लो कैसे दिखाओगे? तो पोल की तरह ही लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक पोल की तरह. सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना बेटा, डाइपोल तो कंसीडर करना ही पड़ेगा. ठीक है, next question number 25. A solenoid has
1000 टर्न्स पर मीटर लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर उसके पास कितने हैं, 1000 टर्न्स हैं. जैसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं म्यू नॉट एन आई. A solenoid has 1000 turns per meter length. If a current of 5 ampere is flowing through it, I है 5 amperes, number of turns है आपके पास per unit length 1000 per meter. तो इसको हम कह सकते हैं this is small n, है ना. Then magnetic field inside the solenoid, ये तो सीधा सीधा ही है, B is equals to mu naught n I. वैल्यू डालो, आंसर निकालो. 4 pi into 10 to the power minus 7, इसकी वैल्यू 1000 है, I की वैल्यू 5. So this will be 20 pi into 10 raised to the power minus 4. ठीक है. सर ए होगा ना इसका आंसर. हाँ, A हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है. So this will be 2 pi into 10 to the power minus 3 टेस्ला. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 26. If distance between the two current carrying wires is doubled, then force between them is, सीधा फॉर्मूला, दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों के बीच का फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi r. अगर डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई. हाफ. ठीक है, सो आंसर इज हाफ. नेक्स्ट, द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंडेड ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. ठीक है, सेंसिटिविटी का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी अप्लाई करो. ठीक है, ट्राई करो करने की. सेंसिटिविटी से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, कि अगर आप उसको मेटल फ्रेम के ऊपर डाल रहे हैं तो हिस्टेरिसिस, हम यहाँ पर उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर नहीं रहे. वैसे भी जब भी कभी आप जिस फ्रेम के ऊपर उसको बाउंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो फ्रेम एक कॉन्टिन्यूअस एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके अंदर ग्रेटिंग्स भी होती हैं. ठीक है, आइदर दैट इज ई शेप्ड और आई शेप्ड, फिर उनको ऐसे फिक्स किया जाता है आपस में, तब जाके बाउंडिंग की जाती है. तो हिस्टेरिसिस तो हम वैसे भी रिड्यूस करते हैं वहां पर, बट हिस्टेरिसिस से मतलब नहीं है, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट का फ्लो या करंट जो वो डिटेक्ट करता है वो काफी माइन्यूट होता है. दूसरी बात, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से हमें क्या फायदा हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने का मतलब है कि हम उसका आई बढ़ा रहे हैं, मास में तो खास चेंज मतलब आर बढ़ा रहे हैं, मास में तो कोई खास चेंज हो नहीं रहा है. तो ये तीन को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो. सो प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, एनीवन? सर एडी करंट्स को रिड्यूस करना. एडी करंट्स को रिड्यूस करना. नेक्स्ट 28. If in a moving coil galvanometer a current I in its coil produces a deflection theta, then किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर करंट I प्रोड्यूस करता है डिफ्लेक्शन थीटा, डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करता है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए tan थीटा के, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए थीटा स्क्वायर के, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए रूट थीटा के, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए थीटा के. देखें जरा फॉर्मूला क्या कहता है, NIAB इज इक्वल टू के थीटा. यानी जो थीटा प्रोड्यूस हुआ वो इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आपने पास कराया. तो I बाय थीटा वैसे भी हमें K अपॉन NAB देता है, जिसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं या डिफ्लेक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं. सो I बाय थीटा, यानी I हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के.
क्योंकि K अपॉन NAB ये तो किसी भी गिवन कॉइल के लिए गैल्वेनोमीटर के लिए क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, so Yes, your sir. answer is I is directly proportional to theta. Next, the ratio of voltage sensitivity and current sensitivity of a moving coil galvanometer is So 1 by G. 1 by G. G. अब कैसे, इसी को आपने G बोला था ना, Yes, sir. देखो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, अल्फा अपॉन आई। ठीक है, और अल्फा अपॉन आई देखो, आई को हमने क्या लिखा था, NAB अपॉन K। इसको डिवाइड कर दें अगर करंट सेंसिटिविटी से, तो करंट, सॉरी ये तो करंट सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो अल्फा अपॉन आई इंटू आर इज इक्वल्स टू NAB अपॉन KR, यही था। Yes, sir. So this gives us 1 by G. Two thin, long and parallel wires separated by a distance D. Two thin, long parallel wires separated by a distance D carry a current I ampere each. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other is We're not I square upon 2 pi D. उसने कहा A होगा। the magnitude of force per unit length। Sir, A होगा ना? हाँ, So A we're not होगा, I1 I2 upon 2 pi R. A होगा। इसमें मैंने जो आंसर्स दिए हैं उसमें आपको इसका आंसर मैंने B दे रखा है, B is wrong, B ठीक नहीं है बेटा। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि मैंने तो बुक में से टिक करके ऐसे ही दे दिए थे, बट डिस्कशन करते हुए पता लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर भी रॉन्ग दे रखा है बुक के अंदर। सो योर आंसर मस्ट बी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। इसको ठीक कर लो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर लोगे इसको, आई सेम है आपका, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन, और डिस्टेंस डी था, तो दिस विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। नेक्स्ट है, टू पैरेलल वायर्स carrying current in the same direction attract each other due to Magnetic force. magnetic force। बाकी कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, a strong magnetic field is applied to a proton at rest, then So कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात सोचो, हमने बोला था कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तक आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फायर नहीं करोगे, चार्ज पार्टिकल को फायर नहीं करोगे, तब तक उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम ये देख रहे थे कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या उसके पाथ के अंदर जो चेंज है, उसकी ट्रैजेक्टरी में जो चेंज है, दैट इज ऑब्जर्वेबल ओनली if we fire it at an angle theta or we fire it at an angle 90 degrees। अगर मैं उसको 0 डिग्री पे फायर करता हूं तो भी उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि उसके ट्रैजेक्टरी में कोई चेंज नहीं आता। बट इस क्वेश्चन में तो प्रोटॉन पड़ा ही रेस्ट पर है, और जब वो रेस्ट पर पड़ा है तो वैसे भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो योर आंसर मस्ट बी द पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। ठीक है, question number 33, a charge of +5 millicoulomb, a charge of +5 millicoulomb enters a uniform magnetic field parallel to the direction of field। a charge of So ये वाला केस होगा। a charge of +5 millicoulomb enters a uniform magnetic field parallel to the direction of field। तो यही वाला केस हो गया पहले वाला 0 डिग्री वाला। ठीक है, क्योंकि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आप इसको फायर कर रहे हो। व्हाट विल हैपन टू द मोशन ऑफ द चार्ज
it will move undeviated, undedicated नहीं, undeviated. ठीक है? Yes, sir. Next, which one decides the direction of magnetic lines of force due to straight wire carrying current? The right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Next, a small bar magnet held vertically is allowed to fall from a height through a metal ring of radius 0.1 meter. The acceleration of the magnet shall be, क्या होना चाहिए? Sir, देखो जरा. less than g. So, क्योंकि वो opposite वो फेस फॉर्म करेगा ना coil के, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात. और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. जैसे कि यहाँ पर ये रिंग है और यहाँ से एक बार मैग्नेट फॉल कर रहा है. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. अब ये बार मैग्नेट फ्रीली फॉल कर रहा था अंडर ग्रेविटी. जैसे जैसे इसका नॉर्थ पोल पास आता चला जाएगा, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? नॉर्थ पोल ही क्रिएट होगा ना. अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ यहाँ पर Yes, नॉर्थ sir. पोल ही क्रिएट होना चाहिए. और जितना ये पास आता चला जाएगा, इस नॉर्थ की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी. तो ये रिपेल करने की कोशिश करेगा इसको. ठीक है? Yes, sir. तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. इट मींस लेस देन जी. ठीक है? चलो अब आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है आपका असर्शन रीजनिंग. असर्शन रीजनिंग में सबसे पहला पार्ट था आपका. अच्छा, पहले चारों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. 4 ऑप्शंस उसने क्या दिए. पहली ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकंड है both assertion and reasoning are true but R is not the correct explanation of A. Third है A is true but R is false. और last one D is A is false and R is also false. चलो पहला, motion of electron around a positively charged nucleus is different from motion of a planet around the sun. बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी चार्ज को अगर आप किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कराएं, ठीक है, तो उसका मोशन और जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसके मोशन में डिफरेंस होता है. ये बात सही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. रीजनिंग कहती है द फोर्स एक्टिंग इन बोथ द केसेस इज सेम इन नेचर. कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी या इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करेगी जब एक चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करेगा. तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसका मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज. इट इज इन द रेंज ऑफ 9 into 10 to the power 9. जबकि सन और प्लैनेट के केस में पाथ इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते हैं. दूसरी बात, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स of the magnitude of 6.67 into 10 to the power minus 11. ठीक है? सर ठीक है? पर पहला वाला भी तो फॉल्स हो सकता है इस केस में. उसने कहा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लैनेट अराउंड द सन. ये तो सही बात है, डिफरेंट है. तो कैसे, मतलब एक तरीके तो सेम ही है, मतलब सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है दोनों पे. जैसे एक में बेटा पाथ तो दोनों के डिफरेंट है ना. वो तो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है आपका किसके अंदर? सर्कुलर पाथ में. सर्कुलर पाथ में. दोनों में फर्क हो गया ना. यस, दोनों डिफरेंट है. तो A इज ट्रू बट रीजन ठीक नहीं है. R इज फॉल्स. सो इट्स आंसर मस्ट बी C. सी. नेक्स्ट, सेकंड पे आ जाओ.
सेकंड है, when a magnetic dipole is placed in non-uniform magnetic field, only a torque acts on the dipole. गलत है, ठीक है। अगर आप एक मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस करते हो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि टॉर्क एक्ट करे उसके ऊपर, ठीक है। सर डी हो गया सर। हाँ, सो इट्स आंसर इज डी, क्योंकि रीजन भी गलत है। फोर्स वुड नॉट एक्ट ऑन डायपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वर नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तब भी फोर्स तो एक्ट करेगी ही, टॉर्क करे ना। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। सही है बात। मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है, सर ए। बट नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो ठीक नहीं है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्लोज लूप्स बनाए। इसकी एक्सप्लेनेशन ये थोड़ी होगी कि मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है उसका। सर सॉरी, मेरे को लगा दूसरा वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए सर एंड बी आर, होगा। A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पे। Galvanometer cannot as such be used as an ammeter to measure the value of current in a given circuit. हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एक एमीटर की तरह से यूज नहीं कर सकते, बात ठीक है। हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह से यूज नहीं कर सकते। रीजन, it gives a full scale deflection for a current of the order of microamperes. R भी ठीक है, ठीक है। यस सर। तो आंसर क्या होना चाहिए? सर ए। A. Next, magnetic field is caused by current element. Biot-Savart law. Magnetic field is caused by the current element. Magnetic field due to current element ideal is dB vector is equals to mu naught I dl cross r upon 4 pi r cube. बताओ क्या होना चाहिए? इसका ए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ए ही होना चाहिए सर, दोनों ठीक हैं। बुक में इसका भी आंसर गलत दे रखा है, तो इसको ठीक कर लें बेटा। 6 इज ए, ठीक है। सेवन पे आ जाओ। अ चार्ज whether stationary or in motion produces a magnetic field around it. गलत बात। चार्ज जब तक मोशन में नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी उसके अराउंड। चार्ज रेस्ट पर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है। ईएम वेव्स का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि चार्ज को आपको मूव करवाना पड़ेगा, तभी उसके अराउंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। स्टैटिक चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले केस में असर्शन इज रॉन्ग। रीजन, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत बात है। मूविंग चार्जेस तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। Next, if a proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed, the time period of revolution of alpha particle is double that of the proton. Time period का फॉर्मूला क्या होता है? P is equal to 2 pi m upon bq, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के केस के अंदर मास 4 टाइम्स हो जाता है और चार्ज ट्वाइस होता है, तो 2 से 4 कट के 2 रह जाएगा, तो यानी कि ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। तो assertion is correct, ठीक है। ठीक है। यस सर। Reason are, in a magnetic field
the period of revolution of charged particle is directly proportional to the mass of the particle and inversely proportional to the charge of the particle. बिल्कुल ठीक बात. इसके m by q रेशियो के ऊपर ही t डिपेंड करेगा. तो आंसर इज A. Next, 9th. The resistance of an ideal voltmeter should be infinite. ये बात सही है? No, sir. Ideal voltmeter Sorry, हाँ sir. Infinite. infinite होनी चाहिए. So assertion is right. The lower resistance of the voltmeter gives a reading lower than the actual potential difference across the terminals. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. So both are correct, and explanation is also correct. So A. Last, 10th. Magnetic field cannot change kinetic energy of a moving charge. क्या magnetic field kinetic energy change कर क्या magnetic field kinetic energy को moving charge के kinetic energy को change नहीं कर सकती? अभी हमने kinetic energy का फॉर्मूला लिखा था. kinetic energy का फॉर्मूला क्या था? E k is equals to half m b कर square सकती है. q square r square. तो कर सकती है. ठीक है. False हो गया. Magnetic field cannot change velocity vector. सर ये D हो गया ना आंसर. दोनों ही false हो गए. दोनों ही फॉल्स हैं. इसको भी ठीक कर लें. इसका आंसर बुक में C दे रखा है. दिस इज D. ठीक है. ठीक है बेटा. Yes sir. तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस करे और जितने चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को ठीक कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट टाइम ट्यूसडे को आप लोगों को एक पेपर सेंड करूंगा एंड दैट विल बी ऑफ 90 मिनट्स पेपर विद 90 मिनट्स पेपर ऑफ फुल कोर्स. ठीक है. अब से नेक्स्ट वीक से आपको रोज एक पेपर मतलब हर दूसरे दिन एक पेपर सेंड करूंगा और वो पेपर हुआ करेगा फुल कोर्स का पेपर बेटा. ठीक है. तो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक आपको रोज एक फुल कोर्स पेपर करना है. ठीक है. Yes sir. ठीक है. अंजला, रिया, Yes sir. अभिमन्यु. Yes, sir. लेकिन बेटा ये पेपर आपको ईमानदारी से करना है तो तैयारी कर लेना पहले. ठीक है. ठीक है. Okay sir. चलो आज यहीं तक रखते हैं. बाकी नेक्स्ट टाइम. Thank you sir. सर पेपर की डिफिकल्टी CBSE रहेगी. हाँ, थोड़ी सी बढ़ा दो. क्योंकि बाय मंडे आपकी डेट शीट आ जाएगी. तो अब हमें लास्ट में बस 10 to 12 एग्जाम पेपर्स ही करने हैं. ठीक है. थैंक यू सर. ओके बेटा.